बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए सोशियोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो इसी वर्ष आपके 2023-24 के एग्जाम में आयोजित कराया जा चुका है। आपका देखिए यहाँ से पेपर का नाम भी आपको देख लेना। 2 घंटे का आपका इस बार आपका टाइम है, 2 घंटे का समय आपको मिल रहा है पेपर करने का। आपको पूरा 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र था। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर का यहाँ सबसे पहले आपको नेम देख लेना है, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, यानी भारत में यानी सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। ये पेपर का नाम है। जिस यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है बिल्कुल क्वेश्चन पेपर देख के जाएंगे। इसका मैं साथ में सॉल्यूशन भी देते चलूंगा। एक हिसाब से देखा जाए तो सॉल्व आपका क्वेश्चन पेपर आज का रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका आने वाले समय में एग्जाम है। इसलिए सभी क्वेश्चन आपको देख लेना है। यदि आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा है, यदि इतने ही आप देख लेते हो तो आप पास बिल्कुल हो जाओगे, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है। सबसे पहले मैं सेक्शन ए की प्रश्नों की बात करूंगा। देखिए सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला आपका इसमें प्रश्न दिया हुआ है, सोशल चेंज क्या होता है, नहीं सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा। यदि हम सोशल चेंज की यदि हम बात करें तो सोशल चेंज जो आपका होता है संपूर्ण समुदाय, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि संपूर्ण समुदाय और सामाजिक संरचना में बदलाव ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इतनी आपको डिफिनेशन लिख देना है, बस आपके यहाँ से 3 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, नहीं संरचना क्या होती है। संरचना के बारे में आपको पता ही होगा, फिर भी हम बताते चलेंगे। जो आपकी संरचना होती है संस्थाओं की विशिष्ट स्थिर व्यवस्था है। संस्था जो होती है ये स्ट्रक्चर जो होती है, संरचना जो होती है संस्थाओं की विशिष्ट स्थिर व्यवस्था है जिससे समाज में मनुष्य पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक साथ रहते हैं। भाई इतना आपको लिख देना है, आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, एवोल्यूशन क्या होता है, उद्विकास क्या होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम उद्विकास की बात करें तो उद्विकास जो होता है, उद्विकास एक निश्चित दिशा में निरंतर होने वाली प्रक्रिया होती है जिससे वस्तु की संरचना और गुणों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। एक हिसाब से देखा जाए तो उद्विकास जो है एक हिसाब का एक विकास स्कोप कह सकते हो कि उद्विकास एक निश्चित दिशा में निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें वस्तु की संरचना एवं गुणों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इतनी आपको डिफिनेशन लिख देना है। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया हुआ डेवलपमेंट क्या होता है, नहीं विकास से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट हाई लेवल का क्वेश्चन है ये भी आपका। यदि हम डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो विकास की यदि हम बात करें तो विकास होता क्या है। देखिए विकास जो है, विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। विकास जो है आपका एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है, या फिर एक लक्ष्य रखती है, फिर एक टारगेट रखती है। एक हिसाब से देखा जाए विकास जो होता है कहीं ना कहीं देखा जाए मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने का एक हिसाब से देखा जाए एक टारगेट जो होता है, जो लक्ष्य रखता है मनुष्य अपने मन में, वही आपका विकास कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रगति क्या होती, प्रोसेस क्या होती, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल के। हम प्रगति की बात करें तो प्रगति जो आपका होता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। प्रगति जो होता है, प्रगति उस परिवर्तन को कहते हैं जो समाज के हित में किया गया कार्य होता है। देखिए प्रगति जो होता है उस परिवर्तन को कहते हैं जो समाज के हित के लिए किया गया कार्य है, वही आपका प्रगति कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कल्चरल लाइक क्या होता है, सांस्कृतिक विलंबना क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि सांस्कृतिक विलंबना की बात करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है सांस्कृतिक विलंबना का, यानी पीछे रह जाना, या फिर छूट जाना, यही आपका सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। यदि हम इसकी शाब्दिक अर्थों की यदि हम बात करें तो साधारण शब्दों की, तो सांस्कृतिक यानी संस्कृत के भौतिक पक्ष की तुलना में जब अभौतिक पक्ष पीछे रह जाता है और संपूर्ण संस्कृत में असंतुलन यानी अनबैलेंस की जो स्थिति हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, और इस स्थिति को विलंबना या फिर सांस्कृतिक पिछड़ कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। विलंबना का, सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ ही होता है पीछे रह जाना। अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 7 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संस्कृतिकरण क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। यदि हम संस्कृतिकरण की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये संस्कृतिकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें जात व्यवस्था, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें जात व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियाँ ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। ये जो संस्कृतिकरण है ये कहीं ना कहीं देखा जाए जो जातियाँ हैं, जात व्यवस्था जो है निचले पायदान वाली, वे जो है अपने जो पायदान पर हैं स्थित जटिलता को
देखा जाए हिसाब से वह स्थित जातियाँ जो हैं ऊपर उठने का जो प्रयास करती हैं वही आपका संस्कृतिकरण कहलाती है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें जात व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियाँ यानी ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं, संस्कृतिकरण कहलाता है। इतनी आपको लिख देना है बस। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। सोशल मूवमेंट क्या होता है, सामाजिक आंदोलन क्या होता है, इस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो समाज के हित में आंदोलन किया जाता है वही आपका सामाजिक आंदोलन होता है। यदि इसके हम शाब्दिक अर्थों की हम बात करें तो यदि इसके हम शाब्दिक अर्थों की बात करें तो सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक परिवर्तन लाना है। सामाजिक आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये सामाजिक परिवर्तन लाना है, यही इसका मेन उद्देश्य रहता है सामाजिक आंदोलन के। अगले प्रश्न की बात करें तो वैश्वीकरण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी हम बात करें वैश्वीकरण की तो वैश्वीकरण जो होता है विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक संबंध है। वैश्वीकरण जो है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। विभिन्न देशों के बीच जो पारस्परिक संबंध और तीव्र जो एकीकरण है, एकीकरण की जो प्रक्रिया है यही आपकी वैश्वीकरण कहलाती है। इतना आपको लिख देना है बस। वैश्वीकरण आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका उत्तर सुन लीजिए, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। बस इतना लिख देना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, लेबर मूवमेंट क्या होता है, श्रमिक आंदोलन क्या होता है, मजदूर जिसे कहते हैं लेबर मूवमेंट यानी लेबर आंदोलन क्या होता है, ये आंदोलन क्या है। ये जो श्रमिक है, श्रमिक का जो संघ के माध्यम से एकजुट कार्यवाही द्वारा अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जो आपके मजदूर हैं ये अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कहीं देखा जाए तो श्रमिकों को ओर से एक संगठित या एक समूह बनाया गया है जो कहीं ना कहीं एक आंदोलन करता है। ये अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए श्रमिकों की ओर से एक संगठित प्रयास ही श्रमिक आंदोलन कहलाता है। पुनः सुन लीजिए, श्रमिक संघों के माध्यम से एकजुट कार्यवाही द्वारा अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए श्रमिकों की ओर से एक संगठित प्रयास ही श्रमिक आंदोलन कहलाता है। इतना आपको लिख देना है। यहाँ से आपका सेक्शन ए आपका समाप्त हो गया। जल्दी से हम सेक्शन बी के भी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसमें आपके 4 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। यदि इसके पहले प्रश्न की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी परिभाषा मैंने जबकि आगे भी दे चुका हूँ लेकिन यहाँ भी हम बताएंगे कि सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। यदि हम सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो संपूर्ण समुदाय एवं सामाजिक संरचना में बदलाव ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। इसकी विशेषता पहली होगी। दूसरी है सामाजिक परिवर्तन के विविध स्वरूप होते हैं, विविध इसके स्वरूप होते हैं, विविध इसके रूप होते हैं, अन्य अन्य रूप होते हैं। और सामाजिक परिवर्तन की गति सापेक्षिक होती है। और सामाजिक परिवर्तन का जो है अनुमान लगा सकते हैं लेकिन इसका जो भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। जो आपका सामाजिक परिवर्तन है इसका अनुमान एक लगाया जा सकता है लेकिन इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ इसकी विशेषता आपको समझ में आ गया होंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, सोशल आपका डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम सामाजिक विकास की बात करें तो कहीं न कहीं प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। सामाजिक विकास जो आपका होता है, विकास एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, सभी को पता है। विकास जो होता है निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है या फिर एक टारगेट रखती है। विकास देखा जाए एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर यानी उच्च स्थिति को ऊंचा बढ़ने का प्रयास करती है। इतना आपको लिख देना है इसकी परिभाषा। और इसकी यदि हम विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषता कौन कौन सी है। इसका जो विशेषता है सोच में जैसे बदलाव, मानसिकता जिसे कहते हैं ना, सोच में बदलाव। दूसरी विशेषता होगी सुविधाओं की बढ़त यानी तकलीफों से छुटकारा, जैसे साधन की हो गए अब तो तकलीफ उतनी नहीं होती है कहीं आने जाने का, इसकी दूसरी ये विशेषता होगी। तो तीसरी होगी आसान जीवन यानी समय की बचत। आसान जीवन हो गया जिससे समय भी बचता है और जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी आ गई ना तो अब समय की बचत होती है कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिसाब से। और तीसरी इसकी विशेषता है आसान जीवन, समय की बचत होगी और गतिशील यानी गतिशील समाज यानी गतिशील यानी एक हिसाब से देखा जाए गतिशील समाज हो गया है, समाज के लोग हो गए हैं सभी। ठीक है, इसकी विशेषताएं आपको लिख देंगे। आशा करता हूँ भी समझ में आ गया होगी। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, क्या इसकी रोल है सामाजिक परिवर्तन में। यदि इसकी हम बात करें तो ये सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना प्रौद्योगिकी जो है एक
सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम से कम समय में सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है और इसके बाद से सूचनाओं का आदान प्रदान काफ़ी ज़्यादा सरल और सुखमय हो गया है। यही आपका सामाजिक परिवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी का यही मेन रोल है कि सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान कम से कम समय में सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। कि देखा जाए तो अब टेलीफोन वगैरह हो गए, आप बात हो जाती है, आप एक ही सेकंड में हिसाब से देखा जाए 2-3 सेकंड में, यही आपका सूचना प्रौद्योगिकी आपका कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभाव की आपको विवेचना करना है। यदि हम इसकी चर्चा करें तो पहले हम देखेंगे आधुनिकीकरण होता क्या है, इसकी डिफिनेशन तैयार करेंगे। आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। आधुनिकीकरण क्या होता है? आधुनिकीकरण से उत्पन्न होने वाली मनोवृत्तियों के परिणाम स्वरूप उन अंधविश्वासों और कुरीतियों का यानी प्रभाव तेजी से कम होने लगा है जो सैकड़ों वर्षों से भारतीय सामाजिक जीवन को विघटित कर रही थी। ये जो आधुनिकीकरण कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पहले की कुरीतियाँ थी, अब जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, तो कुरीतियाँ कहीं ना कहीं अब विलुप्त हो गई या फिर समाप्त हो गई हैं, कुछ हो रही है। यही आपका आधुनिकीकरण कहलाता है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, सामाजिक आंदोलन की परिभाषा देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब सामाजिक आंदोलन क्या होता है, जबकि मैंने आगे भी बताया हुआ कि सामाजिक आंदोलन जो समाज के हित में किया जाए, आर्थिक स्थिति और उसकी राजनीतिक स्थिति को सुधार में जो आंदोलन किया जाता है वही आपका सामाजिक आंदोलन होता है। और सामाजिक आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है समाज में परिवर्तन लाना ही होता है, समाज को एक नई दिशा देना है, इसका मेन उद्देश्य होता है। समाज में एक नया परिवर्तन आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अगले प्रश्न सामाजिक आंदोलन कहलाता है, सॉरी। यदि हम इसकी ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसकी पराकत आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप चाहे तो आप इजी नोट्स में आप टिक वगैरह लगा लीजिए, प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत में महिला आंदोलन पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। अब महिला आंदोलन क्या होता है भारत में, ये महिला आंदोलन की हम बात करें कहीं ना कहीं संपूर्ण महिला आंदोलन महिला चेतना से जन्म आंदोलन है। संपूर्ण महिला आंदोलन जो है महिला चेतना से जन्म आंदोलन है जो स्त्रियों का शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि के विरुद्ध सशक्त रूप से खड़ा है। ये आंदोलन जो कहीं ना कहीं महिलाओं को अत्याचार, उत्पीड़न या अन्य स्त्रियों का शोषण के खिलाफ ये एक ऐसा आंदोलन है जो चलाया गया था, ये अभी भी कार्यरत है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, M.N. श्रीनिवास के संस्कृतिकरण की अवधारणा आपको देना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि संस्कृतिकरण की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। संस्कृतिकरण जो होता है वह प्रक्रिया है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जात व्यवस्था के निचले पायदान पर स्थित जातियाँ ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं, वही आपका संस्कृतिकरण कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। लॉन्ग में आपको लिखना पड़ेगा, शब्दों में भी आप लिख सकते हो। यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो जाए। जल्दी से मैं सेक्शन सी की प्रश्नों की बात करूंगा। सेक्शन सी में आपके 2 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है। इसका जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के कारकों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक, अब यहाँ से आपको ये पूछा गया तो आपको लिखना कैसे, आपको सामाजिक परिवर्तन के इसके डिफिनेशन लिखोगे, इसके अंतर्गत इसके बाद आपको कारक किसके हेडिंग छोड़ोगे, फिर इसके कारकों के आपको उल्लेख करना रहेगा। यदि हम सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो समाज के हित में जो परिवर्तन होता है वही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, जबकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि संपूर्ण समुदाय एक सामाजिक संरचना में बदलाव सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यदि हम इसके कारकों की यदि हम बात करें तो इसके कारक कौन कौन से होते हैं, इसके जो कारक होते हैं, एक संस्कृतिकरण इसका पहला कारक हो गया, प्रौद्योगिकी, जैविकीय, आर्थिक और भौगोलिक, परिवेश संबंधी, मनोवैज्ञानिक और विचारात्मक, ये सभी इसके कारक हैं। सांस्कृतिक इसकी पहली कारक है। अब सांस्कृतिक क्या होता है इसके मैंने डिफिनेशन बता दिया, ये आप इसकी कारक के पहली हेडिंग छोड़ोगे सांस्कृतिक, इसके अंतर्गत आप लिखोगे, फिर दूसरी हेडिंग छोड़ोगे प्रौद्योगिकी। अब प्रौद्योगिकी क्या होता है इसके अंतर्गत लिखोगे, तीसरी छोड़ोगे जैविकीय। अब जैविकीय के अंतर्गत आपको लिखना क्या होता है आर्थिक, आर्थिक क्या होता है सामाजिक परिवर्तन में इसके कारक क्या होते हैं, आर्थिक के बारे में लिखोगे। भौगोलिक, परिवेश संबंधी आप लिखोगे, और मनोवैज्ञानिक और विचारात्मक, ये सभी आप हेडिंग छोड़ छोड़ के इसके आप कारक लिखोगे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, प्रोसेस और एवोल्यूशन क्या होता है। प्रोसेस और एवोल्यूशन क्या होता है, इसके बीच में अंतर क्या होता है। यदि हम प्रोसेस यानी प्रगति और उद्विकास की हम बात करें तो उद्विकास जो होता है आपका, जो उद्विकास होता है, उद्विकास
पहले हम प्रगत देखेंगे। प्रगत क्या होता है? प्रगत जो है उस परिवर्तन को कहते हैं जो समान, देखिए प्रगत जो होता है, प्रगत उस परिवर्तन को कहते हैं जो समाज के हित के लिए किया गया कार्य हो। प्रगत उसे कहते हैं जो समाज के हित के लिए किया गया कार्य प्रगत कहलाता है। और उद्विकास क्या होता है? उद्विकास जो होता है एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ये जो उद्विकास है एक निश्चित दिशा में, ये आपका जो है एक निश्चित दिशा में परिवर्तन निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है, और जिसमें वस्तु की संरचना एवं गुणों में निरंतर यानी परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है। ठीक है, उसकी संरचना और गुणों में जो है बदलाव हमेशा होता रहता है। उद्विकास का ही अर्थ हुआ। अंतर आपको देख लेना है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। भारत में दलित आंदोलन की प्राकृत और इसका उद्देश्य लिखना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब भारत में दलित आंदोलन क्या था, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। भारत में जो दलित आंदोलन था इसकी शुरुआत ज्योतिराव गोविंद राव फूले के नेतृत्व में हुई थी, या फिर इसको इन्होंने शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय समाज में दलितों को एक ऐसा पथ, जो थे आपके जो आपके थे गोविंद राव, इन्होंने भारतीय समाज में दलितों को एक ऐसा रूप या फिर ऐसा पथ दिखाया था जिस पर आगे चलकर दलित समाज और अन्य समाज के लोगों ने चलकर दलितों के अधिकारों की कई लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, इसके उद्देश्य आपको देख लेना है, क्या उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसके उद्देश्य आप आसानी से लिख सकते हो, कहीं ना कहीं समाज में आगे की ओर अग्रसर बढ़ना, समान अधिकार प्राप्त करना, ये सभी इसके उद्देश्य आप आसानी से लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत क्या है? देखिए मार्क्स के देखिए कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को आर्थिक कारकों से यानी जनित माना है, अतः उसके सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद अथवा सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक सिद्धांत कहा जा सकता है। इतनी आपको तैयार कर लेना। पूरा मैंने मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा दिया है, पूरा का पूरा सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस पर बी की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी क्वेश्चन पेपर की मदद से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।